हेलो एवरीवन, आज तारीख है 7 जुलाई 2025। तो आज की हमारे द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे निकोबार परियोजना के बारे में। उसके बाद खेलो भारत नीति 2025, उसको हम विस्तार से देखेंगे। ब्राज़ील ब्रिक्स सम्मेलन जो अभी हाल ही में हुआ है ब्राज़ील में 2025 में, उसमें भारत की क्या भूमिका रही उसको हम देखेंगे। और स्वदेशी भारी जल रिएक्टर, तो जो मतलब स्वदेशी भारी जल रिएक्टर, इनको लाइसेंस दिया गया है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी फॉर निकोबार प्रोजेक्ट डाउन प्लेज अर्थक्वेक रिस्क। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेट निकोबार परियोजना, उसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन में भूकंप के जो जोखिम है उसको कम करके आंका गया है। जैसे कि विश्लेषणों और विशेषज्ञों की चिंताओं से पता चलता है, मतलब उनके द्वारा स्टडी की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, उसको भूकंपीय रूप से सक्रिय रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में वो स्थित है, जहां पर भूकंप के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं और उच्च जोन में आता है। इस क्षेत्र में पिछले दशक में लगभग 500 भूकंप मतलब दर्ज किए गए हैं, जिनमें 2004 की सुनामी जैसे विनाशकारी भूकंप भी शामिल है। मतलब कि जो निकोबार है वो एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब इसके लिए मुख्य चिंताएं कौन कौन सी हैं? भूकंप जोखिम का कम आंकलन किया गया है। इस अध्ययन में पता चला है कि भविष्य में जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक और इससे उत्पन्न होने वाली जो भी सुनामी का जोखिम है, उसको कम करके प्रस्तुत किया गया है। जो कि 2004 की जो त्रासदी हुई थी, मतलब 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसके मतलब त्रासदी के पैमाने की अनदेखी करता है। मतलब ये इसके लिए चिंता है, इसको कम करके आंकलन किया गया इसका। पारिस्थितिकी प्रभाव क्या पड़ता है? परियोजना से 130 वर्ग किलोमीटर जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है उसके नष्ट होने और 10 मिलियन से ज़्यादा जो पेड़ उसकी कटाई का अनुमान लगाया गया, जो कि जैव विविधता, पारिस्थितिकी जो संतुलन या तंत्र होता है उसके लिए काफ़ी खतरा होता है। ये भूकंपीय गतिविधियों के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके बाद जनजाति और पर्यावरणीय उपेक्षा, ये भी एक चिंता का विषय है। शामपन जैसे जनजातीय समुदाय जो वहाँ पर रहते हैं, वो अपने अधिकार और पर्यावरणीय प्रभाव को नज़रअंदाज किया गया है। गैलेथिया खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य में लेदरबैक, समुद्री कछुए जैसे प्रजातियों को काफ़ी खतरा होता है। मतलब कि जो जनजातीय पर्यावरण क्षेत्र है वहाँ का वो प्रभावित हो रहा है। वहाँ की जो भी जनजातीय ट्राइब्स रहते हैं, समुदाय रहते हैं, उनके अधिकार और जो भी उनके पर्यावरण पर प्रभाव होते हैं उनको इग्नोर किया गया है। इसके बाद इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया, देकर पर्यावरणीय मंजूरी के विवरण को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसे विशेषज्ञ केवल हवाई अड्डे तक सीमित मानते हैं, ना कि पूरी परियोजना के लिए। अब देखिए जोखिम प्रबंधन के लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं। सबसे पहले विस्तृत भूकंपीय अध्ययन, मतलब जो भूकंप का अध्ययन है उसको काफ़ी मतलब डिटेल में और काफ़ी गहराई से उसको स्टडी करना होगा। इसमें भूकंप की जो तीव्रता है उसको, आवृत्ति और जो सुनामी की संभावना, उसको काफ़ी गहन अध्ययन शामिल हो सकता है। उसके बाद भूकंप रोधी डिज़ाइन, सभी ढांचे को IS जो भारतीय भूकंप रोधी डिज़ाइन कोड है उसके अनुरूप बनाया जाए, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री जिसमें SNI स्टील का उपयोग हो सकता है। सुनामी शमन उपाय, तटीय क्षेत्रों में बफर जोन, सुनामी दीवार या फिर आपातकाल जो भी निकासी होती है और ऐसी योजनाओं का विकास करके जोखिम को कम किया जा सकता है। निगरानी और चेतावनी प्रणाली, भूकंप और सुनामी के जो पूर्वी चेतावनी प्रणाली है उनको स्थापित करना भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली के तहत संभव होता है। इसके बाद पारदर्शिता और सामुदायिक सहभागिता होती है। स्थानीय जो जनजातीय समुदाय होते हैं जिसमें शोम्पेन और उनके साथ परामर्श, जोखिमों के बारे में जो पारदर्शी संचार है वो होना चाहिए, इससे हम जोखिम को कम कर सकते हैं। अब देखिए द भारत खेलो नीति एज बीकॉन फॉर इंडियन फुटबॉल, जो खेलो भारत नीति है भारत की, वो भारतीय फुटबॉल के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ये नीति जो है युवा लोगों को, मतलब जो युवा पीढ़ी है उसको प्रोत्साहन देती है, बुनियादी ढांचे का विकास होता है और खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है। फुटबॉल के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये ग्रास रूट स्तर पर प्रशिक्षण, अकादमियों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधा उसको विकसित करने में मदद कर रही है। इसके तहत जो स्कूल होते हैं या स्थानीय समुदाय, वहाँ पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट करवाए जाते हैं और जो ट्रेनिंग कार्यक्रम वो आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि युवा खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करते हैं।
तो खेलो भारत नीति जो है भारत की 2025 के 5 पिलर्स हैं, जैसे कि नेशंस एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, मतलब वैश्विक मंच पर जो नेशन है उसको एक्सीलेंस को प्रदर्शन करना, स्पोर्ट्स एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के चालक के रूप में काम करना, स्पोर्ट्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स एज अ मास मूवमेंट, इंटीग्रेशन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब इसको कोलैब किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। खेलो भारत नीति के प्रभाव क्या पड़ेंगे? सबसे पहले तो ग्रास रूट पर विकास होगा, जो स्कूल होते हैं या स्थानीय सत्र वहाँ पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट कार्यक्रम कराए जाएंगे, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स और स्कूल गेम्स जैसे आयोजनों ने युवा प्रतिभा जो उसको पहचानने प्रोत्साहित करने में काफ़ी मदद की है। इसके बाद बुनियादी ढांचा क्या है? फुटबॉल अकेडमीज जो होती हैं या जो भी ट्रेनिंग सेंटर या स्टेडियम, उसके विकास के लिए फंडिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब जो है मतलब खेलो भारत नीति उसके तहत जो हर एक लेवल पर जो है बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी जो भी फंडिंग है ऐसे स्थानों के लिए उसको बढ़ा दिया गया। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिलेंगी और बेहतर ट्रेनिंग मिलने का माहौल बनाया जा रहा है। उसके बाद प्रतिभा खोज, स्काउटिंग प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण, गांव का और शहरी क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं, मतलब जो काफ़ी एक्सीलेंट खिलाड़ी होते हैं, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने का एक मौका मिल रहा है। इसके बाद खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, सामुदायिक भागीदारी देखने को मिलती है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो खास करके जो पूर्व उत्तर भारत है वैसे क्षेत्रों में जहां पर फुटबॉल पहले से काफ़ी लोकप्रिय है, तो वहां पर और ज़्यादा बड़े लेवल पर इसका जो कार्यक्रम इसके किए जाते हैं। इसमें महिला फुटबॉल की भी बड़ी भूमिका है, महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, मतलब महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें चुनौतियां क्या क्या है? कोचिंग की गुणवत्ता, मतलब उसकी क्वालिटी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच में कमी देखी जा सकती है या अभी भी कमी चल रही है। क्षेत्रीय सत्र पर जो इसको लागू करने में असमानता अभी भी बनी हुई है, मतलब कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। निजी क्षेत्र और जो स्थानीय स्वशासन प्रशासन होता है उसके बीच जो समन्वय, उसकी कमी को हम देख सकते हैं। अब देखिए ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, डेवलपिंग वर्ल्ड शुड हैव अ ग्रेटर रोल इन की डिसीजंस सेज मोदी एट ब्राज़ील ब्रिक्स मीट। तो मोदी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। चर्चा में क्यों है? ब्राज़ील के जो रियो डी जेनेरियो हैं वहाँ पर 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन किया गया, 6 से 7 जुलाई के बीच हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ये कहा है कि विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में ज़्यादा भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया, मतलब बल दिया है, और वैश्विक संस्थानों में सुधार करने वकालत की है, ताकि इन देशों को जनसंख्या आर्थिक योगदान के अनुरूप उचित उनको प्रतिनिधित्व मिल सके। अब देखिए इसकी थीम क्या थी? ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स एंड द ग्लोबल साउथ बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जो नव विस्तारित सदस्य हैं, मतलब नए इसमें मेंबर्स शामिल हुए हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके मुख्य बिंदु क्या रहे थे इस आयोजन के, इस सम्मेलन के? पीएम मोदी ने भाषण दिया है, उसने ये कहा है कि जो विकासशील देश हैं उनको विश्व के निर्णय लेने में ज़्यादा भूमिका निभानी चाहिए। इसमें प्रमुख मुद्दे रहे थे आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, सीमा पार आतंकवाद का जो सख्त रुख अपनाना, जलवायु परिवर्तन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और जो हरित ऊर्जा उस पर ध्यान देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डिजिटल अर्थव्यवस्था उसमें सहयोग के बारे में ये भी एक प्रमुख मुद्दा था। वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार के लिए और स्थानीय मुद्रा को व्यापार में यूज़ करने के लिए इसको बढ़ावा देने की चर्चा की गई है। इसमें भारत की भूमिका क्या रही है? सबसे पहले ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत किया है भारत ने। विकासशील देशों को बारे में जैसे स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा कि 20वीं सदी की जो संस्थाएं हैं 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने में असमर्थ है, मतलब कि ये पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अन्य वैश्विक स्थानों में सुधार की आवश्यकता है, ये भारत के द्वारा बयान दिया गया। भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए समावेशी निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था की मांग को दोहराया, जिसमें संसाधन वितरण, मतलब कि संसाधनों का सही तरीके से वितरण किया जाए, जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ऐसे मुद्दों पर दोहरे मापदंड को खत्म करने की बात कही गई है। अब देखिए आर्थिक सहयोग और न्यू डेवलपमेंट बैंक।
भारत ने जो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके विस्तार के लिए प्रभाव को बढ़ाने के लिए जोर दिया है। ये जो बैंक है ये सतत विकास और जो बुनियादी ढांचा उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। स्थानीय मुद्रा में व्यापार को प्रोत्साहित देने की जो भारत की पहल है उसको समर्थन मिला, जिसमें पूरे विश्व में जो व्यापार है अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और ब्रिक्स देशों की आर्थिक स्वायत्तता बनी रहेगी। उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख अपनाने पर भी भारत ने ध्यान दिया। जो सीमा पार आतंकवाद है उसको कंट्रोल करने की उसके लिए काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टली बिहेवियर की बात की है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा माना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के तहत आतंकवाद विरोधी संधि जो है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म उसको अपनाने की अपनी लंबे समय से जो चली आ रही है मांग उसको फिर से दोहराया है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए जलवायु परिवर्तन से का निपटारा करने के लिए हरित प्रौद्योगिकी वित्त पोषण तक पहुंच की ज़रूरत पर ध्यान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के जो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जिसमें 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2030 तक, मिशन लाइफ जिसमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को चिन्हित करता है, मतलब इसको हाईलाइट किया गया है। भारत ने जलवायु वित्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विकसित देशों की जिम्मेदारी उस पर जोर दिया ताकि ग्लोबल साउथ के देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धता को फिर से पूरा कर सकें। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। भारत ने जो आज डिजिटल इकोनॉमी है उसमें ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का जो डिजिटल परिवर्तन है जिसमें यूपीआई आधार उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। भारत ने एआई नैतिक उपयोग डेटा गोपनीयता पर वैश्विक मानकों के विकास में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। उसके बाद वैश्विक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, जो भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियां खास करके जो कोई भी प्रकार की महामारी होती है उसके लिए तैयारियां और टीकों तक समान पहुंच पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कोवैक्स और भारत की जो वैक्सीन मैत्री है इसकी पहल का उल्लेख किया गया। तो भारत के द्वारा ये दो प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, कोवैक्स और वैक्सीन मैत्री। खाद्य सुरक्षा के लिए भारत ने ब्रिक्स जो भी कंट्रीज है उसके बीच कृषि नवाचार आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की बात की है। ब्रिक्स का विस्तार और एकीकरण, भारत ने कहा है कि जो नए मेंबर्स इसमें शामिल हुए हैं उसके एकीकरण का समर्थन किया है। ब्रिक्स को एक समावेशी मंच के रूप में मजबूत करने की दिशा में काम किया है, जिसमें नई कंट्रीज कौन कौन सी है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने ब्रिक्स को वैश्विक दक्षिण के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित करने की बात कही है। द्विपक्षीय रणनीतिक जुड़ाव क्या है, इसके सम्मेलन के जो इत्र हैं, पीएम मोदी ने कई नेता के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं जिसमें ब्राज़ील, रूस, चीन ऐसे नेता शामिल हैं। इन बैठकों में व्यापार की बात की गई है, रक्षा के लिए मतलब कि उन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की बात हुई है और जो ऊर्जा सहयोग है ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने ब्रिक्स के ढांचे के भीतर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भी काफ़ी कदम उठाए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिक्स मेंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये पांच जो है पांच जो है जो ब्रिक्स मतलब इसको बनाया गया था संगठन को, तभी से इसके ये मेंबर हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। और जो नए मेंबर्स हैं सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। अब टोटल मिला के इसमें 10 कंट्रीज हो चुकी हैं। अगर आप देखें ब्रिक्स की फुल फॉर्म तो ये भी ऐसे ही बनती है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इन सभी कंट्रीज़ को मिलाकर एक बनाया गया है ये ब्रिक्स सम्मेलन। अब देखिए इंडिजीनियस हैवी वाटर रिएक्टर्स गॉट लाइसेंस, मतलब कि जो भारत के स्वदेशी हैवी वाटर रिएक्टर है उनको लाइसेंस मिल चुका है। ये लाइसेंस कौन देता है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड देते हैं। और गुजरात के काकरा पार ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, उसमें इस तकनीक को विकसित करने के लिए 700 मेगावाट क्षमता वाले 2 भारी जल रिएक्टर को संचालित करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। भारत के जो परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम है या कार्यक्रम है उसमें काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। काकरा पार की जो यूनिट 3 और 4 है देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु रिएक्टर हैं। इनके संचालन में स्वच्छ है विश्वसनीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा राजस्थान में 2800 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु रिएक्टर के निर्माण को भी AERB से मंजूरी मिल चुकी है।
ये कदम जो है भारत की मेक इन इंडिया जो पहल है उसको स्वदेशी रक्षा और ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम रहा है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्वच्छ ऊर्जा का ये स्रोत होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना के बराबर होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, इसमें थोड़ी मात्रा में यूरेनियम और परमाणु ईंधन से बहुत बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो कि कोयला या तेल जैसे पारंपरिक ईंधनों की तुलना में इसको अधिक कुशल बनाता है। इसके बाद निरंतर बिजली आपूर्ति की जा सकती है। इससे परमाणु के जो रिएक्टर होते हैं 24/7 बिजली उत्पादन कर सकते हैं। सौर या पवन ऊर्जा जैसे मौसम निर्भर स्रोतों की तुलना में ये अधिक ज़्यादा ट्रस्टफुल होते हैं। उसके बाद कम ईंधन लागत, इसमें जो परमाणु रिएक्टर में ईंधन की लागत कम होती है और ईंधन की खपत लंबे समय तक चलती है। ऊर्जा की सुरक्षा होती है इससे। स्वदेशी परमाणु रिएक्टर जिसमें भारत के PHWR का उपयोग आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करता है, जिससे ऊर्जा की जो स्वतंत्रता है वो बढ़ती है। आर्थिक लाभ मिलता है इससे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र लंबे समय तक चलते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करते हैं। वैज्ञानिक प्रगति है इसमें। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देती है, जिसका उपयोग चिकित्सा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में होता है, जैसे कि रेडियो आइसोटोप होते हैं। तो ये वैज्ञानिकों की प्रगति होती है इससे। तो ये सारे जो परमाणु ऊर्जा के लाभ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, ये सस्ता होता है बाकी ऊर्जा के मुकाबले। इसके बाद ये 24/7 जो ऊर्जा है वो उत्पादन या बिजली उत्पादन कर सकता है। तो ये थे हमारे जो आज के द हिंदू के इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने कल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।